नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप उत्साह बढ़ाते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो हमें भी लगता है कि ये सिलसिला बना रहना चाहिए और ये तारतम्य टूटना नहीं चाहिए। क्या होता है कि हार्मोनल बीमारियों को लेकर लोगों को नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं और कई बार लोगों की जानकारी अधिक है तो वो सही भी कहते हैं। क्या होता है कि हमारे बहुत सारे नव दंपत्ति जिनकी अभी पिछले 1-2 साल में शादियां हुई हैं, वो बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्लान बनाया है कि अब हमें परिवार के मामले में आगे बढ़ना है। प्रयास करते हुए भी 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, बच्चा नहीं रुकता। तो ये स्थिति आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रायः जो साधारण डॉक्टर होता है, जो रोजमर्रा के जीवन में आपको देखता है डॉक्टर, वो ये कहते हैं कि अभी आपको तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इस कारण ही आपका बच्चा नहीं रुक रहा। तो ये जो मुझे लगा कि क्यों ना यह विषय, जो कि हर जगह गाहे बगाहे इन दंपतियों को सुनने मिलता है कि आपके हार्मोन सही नहीं है, आपके हार्मोन्स का बैलेंस सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हार्मोन की खराबी हो गई है और ऐसे दंपत्ति बड़े उद्वेलित हो जाते हैं। इधर उधर खूब सारी जांचें करा लेते हैं, हजारों रुपए की जांचें हो जाती हैं, सारे हार्मोन देख लिए जाते हैं, फिर भी बच्चा रुकने की प्रक्रिया, उसमें सफलता नहीं मिलती। फिर वो समझ में नहीं आता तो वो हार्मोन के डॉक्टर के पास आते हैं कि साहब अब क्या करें, सारे हार्मोन तो देख लिए, सारी विवेचना हो गई और अभी भी हमारे गोद जो है वो भरी नहीं है और खुशियां नहीं आई है। बड़े ही विकट परिस्थिति बन जाती है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग आंसू बहाने लगते हैं और कुछ लोगों का मानसिक जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाता है। एक ऐसा भावनाओं का गुच्छा बन जाता है जिसको सुलझाने में डॉक्टर को बहुत समय लगता है। तो ये भावनाओं का गुच्छा जो है, अपेक्षाओं का जो गुच्छा है, आपको अवसादग्रस्त कर देता है क्योंकि आप अपेक्षित हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों को मैंने सोचा कि क्यों ना उन हार्मोनल कारणों के बारे में बात किया जाए जिससे महिलाओं में बांझपन आ सकता है, ये नहीं आ सकता। कोई भी आप हार्मोन के डॉक्टर से पूछें कि एक आदर्श महिला कैसी होनी चाहिए, जो कि हार्मोन के दृष्टिकोण से शादी हो बिल्कुल सही समय पे, जब भी दंपत्ति चाहें बच्चा रुके और परिवार आगे बढ़े। सबसे पहले मैं हार्मोन के डॉक्टर से ज्यादा एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे बोलना चाहूंगा कि आपके जीवन में अपेक्षाएं कम होनी चाहिए। आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को समुचित स्थान देना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि आप करियर और बाकी सब चीजों के चक्कर में अपने जीवन में ये जो परिवार बढ़ाने का समय है ना, वो ना चला जाए। प्रायः क्या होता था कि 30 साल से पहले ही दंपति प्रयास करते थे, पर आजकल करियर की आपाधापी में, इस दौड़ में कहीं ना कहीं ये बात बहुत पीछे रह गई है। बच्चा करने की बात आती है जब आप अपने करियर में एक मुकाम पे आ जाते हैं, तब तक आपके 30-35 बसंत निकल जाते हैं, 40 के करीब आते रहते हैं। तो एक हार्मोन के डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है आपका ओवेरियन रिजर्व। तो ओवेरियन रिजर्व फिर आप लोग जांच कराते हैं, आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी एएमएच की मात्रा कम हो गई है, अब अंडे बनने की क्षमता कम हो गई है, इसीलिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। पर यह तो प्राकृतिक बात है। जो 30 साल की उम्र में एएमएच रहेगा, वो 35 और 40 साल की उम्र में नहीं हो सकता। तो उस परिस्थिति को समझते हुए, हमें अपनी क्रोनोलॉजी को समझते हुए, अपने जीवन के तारतम्य को समझते हुए, हमें जीवन के साथ बहना चाहिए और उसी के साथ करियर का निर्माण करना चाहिए। ये बात डॉक्टरी से अलग हटकर हो गई, सामाजिक हो गई। पर मैं बहुत लोगों से यही कहूंगा कि आप परिवार आपके रास्ते का रोड़ा नहीं है। आप आगे भी बढ़िए, परिवार भी आगे बढ़ाइए, एक सही उम्र में गर्भाधान का प्रयास करें, जिससे ये इस तरह की समस्या आपको ना हो, आपका एएमएच कम ना हो और परेशानी ना हो। तो ये सामाजिक और हार्मोनल डॉक्टर के दृष्टिकोण से एक उत्तर मैंने ये दिया। दूसरा सबसे कॉमन प्रश्न रहता है, साहब थायराइड की बीमारी हो गई, थायराइड की कमी हो गई, हाइपोथायराइडिज्म है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको बच्चा नहीं रुक रहा। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म का इलाज लीवोथायरोक्सिन नाम की गोली है और इसको सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं तो थायराइड का हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। थायराइड हार्मोन में T3 T4 आप खुद देख सकते हैं, जब भी आपकी रिपोर्ट आएगी तो उसका दायरा लिखा होता है। वैसे जो TSH है वो हम एक सामान्य इंसान में 1 से 2 के बीच में रखते हैं। तो 1 से 2 के बीच में TSH आ जाता है, सारी चीजें सही हैं,
तो मित्रों, ये कारण नहीं हो सकता बांझपन का। अगर कोई महिला बच्चे के लिए प्रयास कर रही है और उसकी टीएसएच की मात्रा अधिक है, तो हम बिल्कुल उसका इलाज करके टीएसएच नॉर्मल कर देते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी गर्भावस्था रोकने में, गर्भावस्था को बनाए रखने में या किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए उसको रोकने में मदद मिलती है। पर थायराइड हार्मोन का संबंध आपके अंडे का जो रिसाव होता है ना, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन, जब ये अंडे का ओव्यूलेशन होता है और जब ये शुक्राणु से मिलता है, तभी एम्ब्रियो बनता है और आगे एम्ब्रियो जो बच्चादानी में इम्प्लांट हो जाता है तो आगे बच्चे का निर्माण होता है। तो ओव्यूलेशन के मामले में थायराइड हार्मोन का महत्व है। थायराइड हार्मोन का महत्व इन चीजों में है कि रेगुलरिटी ऑफ साइकिल्स, जो साइकिल्स आपकी रेगुलर नहीं हो रही हैं या ज्यादा माहवारी आ रही है, ये सारी चीजें हाइपोथायराइडिज्म में हो सकती है। इवन हार्मोन की अधिकता में भी साइकिल्स निरंतर और नियमित नहीं आ रही हैं, ये समस्या आ सकती है। पर जब हम हार्मोन नॉर्मल कर लेते हैं तो भी कई बार लोगों को डॉक्टर से सुनने मिलता है क्योंकि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, आपको इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एंटीबॉडी का क्या महत्व है? थायराइड वाले पेशेंट्स में एंटीबॉडी की जांच प्रायः लोग कराते हैं, एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार। एक पेशेंट आया, पिछली बार बोले हमारी एंटीबॉडी 500 थी, अब 1000 हो गई, अब 1600 हो गई, हम क्या करें? मैंने कहा कि पहली बार भी उत्तर वही था कि एंटीबॉडीज का हम इलाज नहीं करते। एंटीबॉडी एक मार्का है आपके शरीर के अंदर की ऑटो इम्यूनिटी, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो चुकी है, एंटीबॉडीज बन गई है, उसका टाइटर हम कम या ज्यादा नहीं करते जिससे बांझपन में कुछ उसका फायदा मिले। बहुत लोग स्टेरॉइड नाम की दवा दे देते हैं ऐसे लोगों को, जो कि सरासर गलत है, बेसिर पैर का इलाज है। तो एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव एक बार हो गई तो जिंदगी भर रहेगी। एंटीबॉडीज की पॉजिटिविटी ये तय नहीं करती कि आप बांझपन के शिकार होंगे या नहीं होंगे। इसलिए कभी भी टीपीओ एंटीबॉडीज या टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये 2-3 प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती हैं, अगर वो पॉजिटिव आए तो बिल्कुल भी घबराइए मत। वो केवल एक ही बता रहा है कि वो मार्का है रोग प्रतिरोधक क्षमता का। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रोग है, ये वो तय करता है। पर इस एंटीबॉडी के स्तर को रोग मानकर इलाज करना सरासर गलत है, बेसिर पैर की बातें हैं। तो थायराइड की बीमारी हो तो अपने डॉक्टर से मिलिए, नियमित मिलिए, अपनी दवा का बराबर सेवन करें और पैमाने बिल्कुल गणितीय हैं तो इलाज भी गणितीय होगा। रिपोर्ट आएगी, पैमाने देखेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि हाँ टीएसएच हमने 1 से 2 के बीच में कर दिया, T3 नॉर्मल, T4 नॉर्मल, तो इसके अलावा फिर हमें वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। बस हमें अपना कर्तव्य निभाना होता है। नियमित खाली पेट, में हमेशा बताता हूं ना, सुबह उठते ही साथ खाली पेट दवा लीजिए, आधा घंटा 45 मिनट का अंतर रखें, फिर चाय नाश्ता होगा। रात का खाना 10 बजे से पहले खत्म करें। देर रात अगर आप जग रहे हैं तो पानी पी के जगिए। कोई बोलेगा पत्ता गोभी मत खाइए, फूल गोभी मत खाइए, टमाटर मत खाइए, सोयाबीन मत खाइए, आपको सब खाना है। तो बस इतना परिवर्तन अगर आप कर लेते हैं तो थायराइड का कर्तव्य पूरा हो गया। और फिर थायराइड को आप दोषी मत मानिए। आप अपने एक अच्छे एआरटी स्पेशलिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। ये डॉक्टर साधारण गायनेकोलॉजिस्ट से अलग होते हैं। आपके जो रूटीन बच्चों के डॉक्टर या महिलाओं के डॉक्टर हैं, वो आपको डिलीवरी में मदद करेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान बाकी औपचारिकताओं में मदद करेंगे। पर जहां बच्चा रुकने की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे आपको एक निसंतानता स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। एक अच्छे योग्य डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपके घर में खुशियां आएंगी। अब बात आती है मधुमेह की। क्या मधुमेह बांझपन का कारण हो सकता है? देखिए, मधुमेह जब 300-400 शुगर चल रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर इधर उधर भाग रहा है, कभी पल में मासा, कभी पल में तोला, कभी 50 हो जाती है तो कभी 400 हो जाती है। ऐसे मरीजों में क्या होता है कि जो आपका रिप्रोडक्टिव एक्सेस है, जैसे ओवरी से अंडे बनते हैं, पर उसके जो नियंत्रण करता है वो आपकी मास्टर ग्रंथि है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, पिट्यूटरी, वहां से LHFSH नाम का हार्मोन निकलता है। पर जिनमें लंबे समय तक शुगर कंट्रोल नहीं होता, 300-400, तो वहां पे क्या होता है कि एक परिस्थिति बनती है फंक्शनल हाइपोगोनाडिज्म। मतलब यहां से जो तरंगे आनी चाहिए ओवरीज के लिए वो नहीं आती। तो उन तरंगों को नॉर्मल करने के लिए शुगर का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मरीजों में माहवारी बिगड़ने लगती है, नियमित माहवारी नहीं आती तो बच्चा रोकना तो संभव ही नहीं है।
तो फिर इसलिए क्या करना है, हमें शुगर नियंत्रित करना है, शुगर को एक दायरे में रखना है। और शुगर नियंत्रण का दायरा ऐसे मरीजों में एक सामान्य मरीज के नियंत्रण के दायरे जैसा ही होगा। कोई विशेष प्रयास नहीं करना है कि मैं सामान्य आदमी में जो शुगर है खाली पेट 100, भरे पेट 180 रख रहा हूँ, 3 महीने का एवरेज 7% रख रहा हूँ। तो जो महिला बच्चे के लिए प्रयास कर रही है उसमें भी उतना ही रखूंगा। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद के पैमाने बदल जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि मधुमेह हो गया तो आपको बच्चा नहीं हो रहा, ये गलत है। मधुमेह नियंत्रित नहीं है, बहुत ज्यादा शुगर है तो हो सकता है वो एक कारण बन जाए, क्योंकि अनियंत्रित मधुमेह में आपको टीबी भी हो सकती है, जनांगों की टीबी भी हो सकती है, वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है मांचपन का। अनियंत्रित मधुमेह में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अनियंत्रित मधुमेह में आपको दूसरी अन्य बीमारियां आ सकती हैं। तो यहां जरूरी है कि अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, हार्मोन के डॉक्टर से मिलिए, और वो आपको सही दिशा में राह दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये करना है। मधुमेह के साथ मोटापा भी आजकल बहुत कॉमन है। आपका मोटापा आपको मालूम ही है, मैं हमेशा कहता हूं अपनी ऊंचाई सेंटीमीटर्स में नापिए और उसमें -100 कर दीजिए, तो जो फिगर आएगा उसमें भी 5 किलो घटाकर जो फिगर आएगा वो आपके लिए एक आदर्श वजन होगा। तो ये जो आदर्श वजन की स्थिति है, जो महिला बच्चा करना चाहती हैं उनको जरूर प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वजन अच्छा रहता है तो आपका अंडा बनने की स्थिति अच्छी रहती है, ओव्यूलेशन बराबर होता है, नियम से माहवारी आती है और आपकी सारी चीजें अच्छी रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि सही समय पे आपकी यहाँ खुशियां आ जाती हैं। नहीं तो ये मोटापा भी बच्चे होने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, गर्दनें काली होने लगती हैं, मस्से आने लगते हैं, चेहरे पे काले बाल आने लगते हैं, यहाँ के बाल झड़ने लगते हैं और डॉक्टर कह देते हैं कि आपको पीसीओडी है। ये पीसीओडी भी कायदे से देखा जाए तो ये एक दर्पण है ये बताने के लिए कि आपके जो दुष्कर्म हैं जिसके कारण वजन बढ़ गया, कॉम्प्लिकेशंस आ गए। हमेशा कोई हार्मोनल कारण नहीं होता मोटापे का। मैं तो रोज ही ये मरीज देखता हूं तो 1000 में से 999 को कोई हार्मोनल कारण नहीं मिलता। जिसमें मिलता है उसका हम समुचित इलाज करते हैं। कुछ हार्मोन की बीमारी होती है जहां कॉर्टिसोल की अधिकता होती है, कुछ हार्मोन की बीमारी होती है जहां पे इस तरह की मोटापे वाली बात आती है, पर वो मित्रों बहुत कम है। तो 100 में से 99 लोगों को अपने कर्तव्य अच्छे निभाने होंगे, एक आदर्श वजन रखना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, संयमित भोजन करना होगा, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी और अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से। वो आपको वजन कम करने में मदद करेंगे। ऐसे हमारे बहुत पेशेंट हैं जो हमारे पास इस अवस्था में आते हैं, हम वजन उनका 10-12 किलो कम करते हैं और आपको आश्चर्य होगा, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी निसंतानता विशेषज्ञ की सलाह के उनको बच्चा रुक जाता है। ऐसे कई हैं जो इनके बाद भी उनको इलाज लेना पड़ता है, पर वो इलाज में सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा ये नहीं कहूंगा कि हार्मोन के डॉक्टर के पास इस इलाज की कुंजी है। हार्मोन का डॉक्टर केवल इस समस्या के रास्ते में रोड़ा हटाने का काम कर सकता है, पर जो मुख्य इलाज है वो तो आपके निसंतानता रोग विशेषज्ञ को ही करना है। तो मोटापे के लिए हमेशा ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करना है, संयमित भोजन लेना है और वजन कम करना कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है। कल ही एक सज्जन आए थे, उनका वजन 142 किलो था। अब 6 महीने के बाद आए तो उनका वजन 100 किलो हो गया। जहां उनको लोग टोकते थे कि भाई बहुत मोटे हो गए, बहुत मोटे हो गए, कुछ करो, अब लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि भाई बहुत दुबले हो गए, बहुत कमजोर हो गए, क्या कर रहे हो, अब तो इलाज रोको। तो लोग तो हैं दोनों ही दिशा में आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से ही उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं। तो वजन कम होने के बाद भी अपना जोश बना के रखें, ज्यादा हो तो भी घबराना नहीं है, अपने अपने कर्तव्य निभाएं। ऐसा नहीं है कि हमें 40 या 50 किलो वजन कम करना है। 5 से 10 किलो वजन कम करती हैं महिलाएं तो भी परिवर्तन आ जाता है और घर में खुशियां आ जाती हैं। उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। हमने डायबिटीज की बात कर ली, थायराइड, मोटापा और एएमएच की बात कर ली। तो कई बार कुछ कुछ ऐसे हार्मोनल बीमारियां होती हैं जो आनुवंशिक हो जाती हैं, जिसके कारण मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी से हार्मोन ही नहीं बनते। तो वो परिस्थितियां, वहां पे आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मदद लेनी होगी। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पे ओवरी, जहां अंडे बनते हैं, वहां से अंडे बनना ही बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, या कभी कभार टर्नर सिंड्रोम, कुछ आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। वहां पे भी
भविष्य की विवेचना के लिए एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसमें पुरुष हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। वहां दाढ़ी मूछ आने लगती है, महीना बिगड़ने लगता है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ की सलाह में और समुचित इलाज में कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया वाले कई मरीज हैं जिनके घरों में खुशियां आ चुकी हैं। उनकी माहवारी नियंत्रित है और आज उनके एक एक दो दो बच्चे हैं और वो जितना चाहते हैं उस हिसाब से परिवार अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें जो चमत्कारी बातें हैं, यहाँ पे जरूर हार्मोन रोग विशेषज्ञ का रोल आता है। पर ये बीमारियां बहुत कम है, ये बीमारी समाज में ज्यादा नहीं है। तो जो समाज में ज्यादा बीमारियां हैं वो है थायराइड की बीमारी, वो है मोटापा, वो है मधुमेह। इसके बारे में मैं तो हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि और हाँ, इन मरीजों में, इन दंपतियों में भी यही युक्ति का प्रयोग करना है। इनके लिए कोई विशेष युक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जबान और स्वाद के बीच का नियंत्रण बना के रखेंगे, हाथ और मुंह के बीच के संबंध का थोड़ा सा विच्छेद बनाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, आलस्य से बाहर आएंगे, 6 से 8 घंटे की बराबर नींद लेंगे, टेंशन तनाव नहीं करेंगे और सही उम्र में परिवार का की प्लानिंग करेंगे, तो मान के चलें आपके जीवन में किसी भी प्रकार से निसंतानता नहीं आएगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।